हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आया हूं। 22 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके पार्ट 2 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग 15-17 क्वेश्चंस हैं जिन पर हम वन बाय वन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट कैन बी इन्फर्ड करेक्टली फ्रॉम द फॉलोइंग? Science is based on experiment, on a willingness to challenge old dogma, on an openness to see the universe as it really is. Accordingly, science sometimes requires courage, at the very least, the courage to question the conventional wisdom. उसके बाद उन्होंने ए से लेकर ई तक कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स में उन्होंने प्रीमाइस और कंक्लूजन की बात कही है। हिंदी वर्जन इसका आप देखिए। हिंदी वर्जन इसका हम एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सही रूप में उपलक्षित किए जा सकते हैं? पुरानी रूढ़ी को चुनौती देने की उत्सुकता, ब्रह्मांड को मुक्त रूप से देखने हेतु की क्या वास्तव में इसका अस्तित्व है, इसके लिए विज्ञान प्रयोग पर आधारित होता है। तदनुसार इसके लिए कभी कभी विज्ञान से रूढ़िगत बुद्धिमत्ता पर प्रश्न करने की अपेक्षा की जाती है। इसमें 2 आधार वाक्य दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिया गया है और ऑप्शन सी इसका बोलता है यह मात्र एक चित्र निरूपण है। जी नहीं, ये इलस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कहीं चित्र की कोई बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन सी कभी किसी में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन जो आंसर दिए गए जिसमें ऑप्शन सी हो उसको आप हटा दीजिए, तो आपके पास ले देके केवल 2 और 3 बचता है। अब हम वन बाय वन बात करेंगे कैसे। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में साइंस के विषय में बात की गई है कि साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है और साइंस में ये पुराने सिद्धांतों को चुनौती देने की एक क्षमता है। ठीक है, और उसको समय समय पर वो चुनौती देनी चाहिए ताकि वो नए और सत्य नियमों को वो सामने ले आ सके। ठीक है, अच्छा, प्रीमाइस में इन्होंने बात की है और कंक्लूजन की बात की है। मैंने आपको बताया कि प्रीमाइस में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रीमाइस में जो भी प्रोपोजिशन आप रख रहे हैं या जिस भी स्टेटमेंट को आप रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तर्क की बात होनी चाहिए। कहीं न कहीं उसमें हेतु या तर्क की बात आनी चाहिए कि इस वजह से मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। ठीक, ओके। अब देखिए इसमें प्रीमाइस साइंस समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। ठीक है, इसमें तर्क की बात नहीं है। दूसरा देखिए, प्रीमाइस साइंस इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एज अ विलिंगनेस टू सी द यूनिवर्स एज इट रियली इज़। इसमें एक तर्क की बात सामने आ रही है कि साइंस जो है वो किस पर बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, और एज अ विलिंगनेस टू सी द यूनिवर्स एज इट रियली इज़। ठीक है, और इसी वजह से उसके अंदर एक विलिंगनेस है, मतलब कि यूनिवर्स को उसकी रियलिटी में जैसा कि वो है उसमें देखने के लिए। सी मैंने बताया, सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। कंक्लूजन में साइंस समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो प्रीमाइस पे बेस्ड हमारा कंक्लूजन आ रहा, साइंस समटाइम्स रिक्वायर करेज। साइंस को कभी कभी करेज क्यों अपने अंदर ले आनी चाहिए, क्यों? जब तक वो करेज नहीं ले आएगा तब तक वो पुराने सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकता है। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर ठीक बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर सी किसी में नहीं होगा। सी दिया हुआ है आपका ऑप्शन 1 और 4 में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ले देखिए आपके पास बचता है बी एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्गूमेंट एंड फाइंड द करेक्ट फॉर्म। आर्गूमेंट्स की एक सीरीज़ दे दी गई है, 3-4 लाइन लिखी गई है और उस पर उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि ये युक्ति कौन सी है, क्या या ये स्टैटिस्टिकल आर्गूमेंट है या कोई अथॉरिटेटिव आर्गूमेंट है या मैथमेटिकल आर्गूमेंट है या आर्गूमेंट फ्रॉम एनालॉजी है। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा ए हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स एंड वाई, बी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स एंड वाई, ए हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Z, therefore B has a characteristics of Z। अब इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए। A में X और Y के लक्षण हैं, B में X और Y के लक्षण हैं, A में Z के लक्षण हैं, इसलिए B में Z का लक्षण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन, जो युक्तियाँ आपको दी गई हैं उन युक्तियों का अवलोकन करने के बाद आपको उसके सही आकार और रूप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम बना करके आपको दिखाने की कोशिश करूं तो हम इसमें 3 बड़े बड़े सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल आपका हो जाएगा ये,
ठीक है, एक हो जाएगा ये और एक हो जाएगा ये। ठीक है, आप इन तीनों सर्कल को आप एक्स वाई जेड मान लीजिए। हमने इसको कहा कि इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है, और इसको हमने जेड मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ए में एक्स और वाई के लक्षण है, तो जब हमने इसको और इसको एक्स और वाई माना है तो यहाँ पर निश्चित रूप से ए होगा। ठीक है, ए यहाँ पे आ गया, ठीक, ए यहाँ पे होगा। ओके, आप दूसरा देखते हैं, बी में एक्स और वाई के लक्षण है तो निश्चित रूप से बी भी यहीं पर होगा। ठीक है, बी भी यहाँ पे है, ए बी भी यहाँ पे है। ओके, आप कह रहे हैं ए में जेड के लक्षण हैं। ठीक है, ए में जेड के लक्षण हैं तो निश्चित रूप से फिर ए शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा। ठीक, ए शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा। अब ये कह रहे हैं इसलिए बी में जेड के लक्षण हैं, तो बी में जो जेड के लक्षण हैं, यहाँ पर आपने देखा कि सादृश्यता की बात आ रही है। इसमें पहले कहा गया कि इसमें इसके लक्षण हैं, इसमें इसके लक्षण हैं, फिर इसमें इसके लक्षण हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समरूपता या सादृश्यता की बात आ रही है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको देखिए, आर्गुमेंट फ्रॉम एनालॉजी, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होने की वजह से हम जो आर्गुमेंट से जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो एनालॉजी के थ्रू पहुंचते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, उसको हमें मैच करना है। फैलेसी दिया गया है एक लिस्ट में और एक लिस्ट में उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है, रेड हेरिंग फैलेसी होती है, इक्विवोकेशन फैलेसी होती है, बेगिंग द क्वेश्चन एक फैलेसी होती है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा। हिंदी में देख लेते हैं। तर्क दोष, घास का पुतला, स्ट्रॉमैन, भ्रामक संकेत, रेड हैरिंग, अनेकार्थ, आत्माश्रय दोष। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे। इसमें हमें जो सबसे पहला जो तर्क दोष है, घास का पुतला जिसे आप स्ट्रॉमैन बोलते हो, ये तर्क दोष तब होता है जब आप जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि जैसे आप अपने किसी अपोनेंट की या सामने बैठे किसी व्यक्ति की बात को बिल्कुल से उसको मिस इंटरप्रेट करके, मतलब उसकी कही हुई बात को मिस इंटरप्रेट करके या तोड़ मरोड़ करके उसके अर्थ को ही बदल करके जब आप प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इसके ऑप्शन में कोई न कोई मिलेगा। व्हेन एन आर्गुअर ट्राइज टू साइड बैक हिज ऑडियंस by raising an irrelevant issue and the claim that the original issue is settled। इसका हिंदी वर्जन देखिए, जब कोई युक्ति करता अपने श्रोता का अप्रासंगिक मुद्दे से हटाने का प्रयास करता है और दावा करता है कि मुख्य मुद्दे का समाधान कर दिया गया है, जब युक्तिकर्ता जो निष्कर्ष के रूप में सिद्ध करना चाहता है उसे आधार वाक्य के रूप में वह उसका उल्लेख करता है, जब युक्तिकर्ता सरलता से आक्षेप करने के लिए विरोधी के दावे को मिथ्या वर्णन करता है। देखिए, विरोधी के दावे को मिथ्या वर्णन करता है। ठीक है, आपके सामने के किसी व्यक्ति ने कोई दावा किया और उस दावे को आप अगर दूसरे तरीके से मिस इंटरप्रेट कर दें, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें ये पर्यावरण संरक्षण है, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से हम अपनी पृथ्वी को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इसके अपोजिट आपके सामने ये कहा कि अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि आदमी जो है वो कार न चलाए, आदमी जो है वो घर ना बनाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कार से प्रदूषण होता है, वो जो है पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, घर बनाने से भी एक तरीके से आप पर्यावरण की क्षति ही होती है। तो उसका कहना एक हद तक सही है, लेकिन उसने सामने वाले व्यक्ति की कही हुई बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया और उसको मिस इंटरप्रेट किया। ठीक है, उसका कहना सिर्फ इतना है कि हम कोई भी काम करें, चाहे घर बनाएं या अपने सुख सुविधा के लिए कोई भी चीज़ इकट्ठी करें, लेकिन हमें जो हमारा क्लाइमेट कंजर्वेशन है उसको हमें जो है ध्यान में रखना है कि हमारा जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको हमें कंजर्व करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 3। अच्छा, अब देखिए अनेकार्थ में जब कहीं किसी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक है, जब किसी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये देखिए, जब युक्तिकर्ता जो निष्कर्ष को रूप में सिद्ध करना चाहता है उसे आधार वाक्य के रूप में वह उसका उल्लेख करता है या पूर्वानुमान करता है। ठीक है,
और यहाँ देखिए, जब एक युक्त के लिए एक से अधिक भाव वाले मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, यस, एक से अधिक भाव वाले मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एक से अधिक भाव वाले मुख्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए का 3 एंड सी का 4। ए का 3 एंड सी का 4 किस में आ रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द लाइट ऑफ न्याय सिलोजिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? न्याय वाक्य के आलोक में निम्नलिखित में कौन कौन सही है? साध्य विधेय पद है, लिंग उद्देश्य पद है, हेतु मध्य पद है, पक्ष उद्देश्य पद है और अनुमान अनुमानिक ज्ञान है, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे, साध्य इज़ द मेजर टर्म, यस, साध्य जो होगा वो हमेशा मेजर टर्म होता है किसी भी कि न्याय वाक्य में जो साध्य होता है, ठीक है, जिसके बारे में बात की गई होती है वो मेजर टर्म होता है हमेशा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हेतु जो होता है वो हमेशा मिडिल टर्म होता है, क्योंकि हेतु क्या है? हेतु जो है वो रीज़न है, हेतु तर्क है, ये हमेशा मिडिल टर्म होता है। पक्ष इज़ द माइनर टर्म और अनुमान, अनुमान इज़ द इन्फरेंशियल नॉलेज, यस, हम अनुमान लगाते हैं, मतलब एक तरीके का इन्फरेंशियल नॉलेज होता है, ठीक है। तो ए सी एंड ई 100% इतना तो होगा ही होगा, ए सी एंड ई। एंड ऑप्शन डी देखिए, पक्ष, पक्ष इज़ द माइनर टर्म, यस, पक्ष इज़ द माइनर टर्म, पक्ष भी होगा, ठीक। लिंग इज़ द माइनर टर्म, ठीक है, ये जो लिंग होता है ये प्रतीक होता है, ये किसी चीज़ की जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसको क्या कहते हैं, ये वो रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये मेजर और माइनर टर्म होता है, ठीक है। तो ए सी डी एंड ई, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है, अ वेब पेज डिस्प्लेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन विच अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ लिंक टू अनदर वेब पेज, ठीक है। अच्छा, हिंदी में पढ़िए इसको। हिंदी में है, एक वेब पेज पर निम्न सूचना प्रदर्शित है जिसमें रेखांकित शब्द एक अन्य वेब पेज का लिंक है। देखिए, डिजिटल यंत्रों के नीचे लाइन खिंची हुई है। डिजिटल यंत्रों हेतु बैंडविड्थ को सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। एनालॉग यंत्रों हेतु बैंडविड्थ को हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। यहाँ डाटा संगठन की किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? इंग्लिश में आते हैं, विच मेथड ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग यूज्ड। अब आप इसको पहले समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने कहा क्या है, इसके कीवर्ड समझने की कोशिश कीजिए। अ वेब पेज डिस्प्लेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन विच अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ लिंक टू अनदर वेब पेज, ठीक है। अब मान लीजिए आपने लैपटॉप में कोई एक वेब पेज खोला, उस वेब पेज में एक पेज पर ये चीज़ लिख कर के आ रही है, फॉर डिजिटल डिवाइसेस, इसके नीचे लाइन है, इस वाले में नहीं, हिंदी वाले में है, फॉर डिजिटल डिवाइसेस द बैंडविड्थ इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड, फॉर एनालॉग डिवाइसेस, इसके नीचे भी लाइन है, द बैंडविड्थ इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। अभी कह रहे हैं विच मेथड ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ बीइंग यूज्ड। तो आप ध्यान में रखिए कि अगर इसके नीचे लाइन खिंची हुई है, ठीक है, इसके नीचे लाइन खिंची हुई है और ये इसका इस शब्द का एक अलग रंग से ये दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये तुरंत किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का हाइपर लिंक होता है, ये हाइपर लिंक होता है। उसी तरीके से यहाँ इस शब्द के नीचे देखिए, हिंदी वर्जन में है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइन खिंची हुई है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में लाइन नहीं खींचा है इन्होंने। तो जैसे ही आप एनालॉग यंत्रों पर जैसे ही आप जो है इस पर अपना माउस का कर्सर ले जाएंगे, वैसे ही ये होवर करेगा। होवर करने का मतलब इसका जो शब्द का जो रंग है वो बदल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। और ये किससे और और ये जो चीज़ लिखी गई होती है इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मतलब वो टेक्स्ट जिसमें एक लिंक एम्बेडेड होता है, वो लिंक आपको एक नए वेब पेज पे ले जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। HTML एक तरीके की लैंग्वेज होती है, स्टोरी बोर्ड नहीं है यहाँ पर और डाटा स्कीम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब इन्होंने दिया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग 4 रैंडमली ऑर्डर्ड सेंटेंसेज A to D अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर माउस। इन्होंने कहा है कि माउस के डिस्कवरी के संबंध में हमने 4 क्या कहते हैं स्टेटमेंट दिए हैं नीचे। इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और इन स्टेटमेंट्स को आप जो है लॉजिकल सीक्वेंस में लगाइए। देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि करेक्ट लॉजिकल रीजनिंग
सीक्वेंस के अंतर्गत लगाना है, करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस के अंतर्गत लगाना है। ठीक है, कि लॉजिक के अनुसार पहले सेंटेंस कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। सेंटेंस आप पढ़िए, हिंदी में चलते हैं। हम आज माउस का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह इंगित करने वाला वह उपकरण है जो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल आदि जैसे अन्य यंत्रों की तुलना में उपयोग करने में सर्वाधिक सुगम है। डाउग एंगलबॉर्ट एक सम्मेलन में बैठा ऊब रहा था और उसने पहियों के 2 सेटों को लंबकोणीय दिशा मतलब डायगोनली में चलाते हुए एक प्लेन के चलने की खोज खबर लेने के बारे में सोचना आरंभ किया। अगेन ये मशीन ट्रांसलेशन है तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा घूमेगा। जब डाउग एम्बोल्बर्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर वस्तुओं के चयन हेतु यंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था तो उसे इन टिप्पणियों का स्मरण हुआ। डाउग एंगलबॉर्ट ने वह कथा सुनाई कि उसने माउस का आविष्कार कैसे किया। देखिए अब यहाँ पे बात आई कि इसमें एक बार किसी व्यक्ति ने कोई खोज की और उस खोज के बारे में वो अपनी एक कहानी बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर लॉजिकली देखा जाए तो माउस की बात हो रही है तो माउस की स्टार्टिंग कहाँ से है और फिर आज के समय में उसकी उपयोगिता क्या है। हम इस तरीके से जब कोई कहानी या किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसकी हम शुरुआत देखते हैं, फिर उसकी उपयोगिता पे बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए इस सेंटेंस से हो रही है ना। देखिए, डॉग एंगलबॉर्ट टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ ही इन्वेंटेड द माउस। उसने कैसे माउस का आविष्कार किया, उसने इस स्टोरी को कहा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, Doug Engelbart was bored at a conference and started thinking about tracking movements of a plane using 2 sets of wheels moving in orthogonal direction. दूसरे सेंटेंस में कहा गया कि डॉग एंगलबार्ट एक मीटिंग में या एक कॉन्फ्रेंस में बैठा ऊब रहा था क्योंकि वहाँ पे इसको जो एक्टिविटी हो रही थी वो पसंद नहीं आ रही थी। वो ऊब रहा था और ऊबते हुए उसने कुछ और सोचा। उसने सोचा कि अगर किसी प्लेन को, किसी हवाई जहाज़ को डायगोनल मतलब तिरछा या तिर्यक रूप में इसको अगर मूव कराना हो तो उसके जो 2 गोल पहिए होंगे वो किस तरीके के होंगे। ठीक है, इसके बारे में ये यहाँ पे दूसरा आपका सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर ये। अच्छा, तीसरा देखिए, डॉग एंगलबार्ट रिमेंबर्ड दीज नोट्स। उसने जो ये चीज़ें सोची, उसने जो सोचा कि कैसे उसके पहिए होने चाहिए, किस तरीके से डायगोनल मूव करेगा, इन सारे नोट्स को उसने क्या किया, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कम अप विद अ डिवाइस टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो उसने जो अपनी चीज़ें सोची उसको उसने कहा कि हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी फाइल को, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये उसने कहा। अब लास्ट में आएगा, वी यूज़ द माउस टुडे बिकॉज इट इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ ईजीएस्ट टू यूज़ कंपेयर टू अदर्स सच एज जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि लॉजिकली हम ये बता रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस हम बाद में बताएंगे, पहले हम शुरुआत करेंगे उसकी, वो आया कहाँ से। ठीक है, तो डी सबसे पहले होना चाहिए और ए सबसे बाद में होना चाहिए। वो अगेन डी के बाद फिर आपका होना चाहिए बी। ठीक है, यस, डी के बाद आपका बी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दिया गया है, एक में आईसीटी के टर्म्स दिए गए हैं, दूसरे में उन्हीं टर्म्स के डिस्क्रिप्शन को दिया गया है 1 बाय 1। ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। ठीक है, अब इसमें सबसे जो आसान है मेरे लिए वो है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स पे अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं बायोमेट्रिक का मतलब हो गया उंगलियों के निशान पर आधारित जो पहचान होती है वो, और आँख के रेटिना को स्कैन करके जो पहचान निर्धारित की जाती है वो। तो बायोमेट्रिक में ये 2 चीज़ें मुख्य होती हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड क्या कहीं कोई डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे, यस, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, रिलाइज ऑन सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग सच एज रेटिना स्कैन। तो बायोमेट्रिक सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा? रेटिना स्कैन से कनेक्ट होगा। ये सीधी सीधी बात इसी से कनेक्ट हो गई। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आज्ञा देना, किसी चीज़ के लिए वेरीफाई करना। ठीक है, कि जैसे पता चला आपको अगर कोई फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने से पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप ऑथेंटिक माना जाएगा कि ये कैंडिडेट ऑथेंटिक है, इसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। और उस ऑथेंटिकेशन में आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर लिया जाता है, ईमेल एड्रेस लिया जाता है, उस पर भी वो ओटीपी भेजते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो ऑथेंटिफिकेशन के लिए होती है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे वेरीफाई का टर्म आएगा वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। वेरीफाइज दैट डेटा कम्स फ्रॉम अ सिक्योर एंड ट्रस्टेड सोर्स। तो
ए का किससे कनेक्शन हो जाएगा, सीधे सीधी बात है 3। अब यही 2 ऑप्शन आप देख लीजिए किस में आ रहा है, ए का 3 और बी का 2 किस में आ रहा है, ए का 3 और बी का 2 इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जल्दी से मूव करते हैं। इंडिजिनस नॉलेज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एट बेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज, ठीक है, मिटिगेशन रिस्पॉन्स में, एडेप्टेशन रिस्पॉन्स में, या डिकार्बनाइजेशन रिस्पॉन्स में, एथिकल रिस्पॉन्स में। हिंदी देखिए इसका, देशज ज्ञान व संसाधन प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम रूप में निम्न में से क्या माना जा सकता है, अल्पीकरण अनुक्रिया, अनुकूलन अनुक्रिया, विकार्बनन अनुक्रिया और नैतिक अनुक्रिया, ठीक है। ये किससे आएगा, ये एडेप्टेशन रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। एडेप्टेशन रिस्पॉन्स से क्यों रिलेटेड है, हम इसके ऑप्शंस के साथ इसको समझते हैं।